हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीड के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 1 और लेवल 2। तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस होल वीडियो टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो उसी क्लास का रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। वी विल कवर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। काफी नए प्रश्नों को यहाँ पे मैंने ऐड करने की कोशिश की है, तो आई होप कि इट विल हेल्प यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी डिटेल आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो हर एक डिटेल जो भी हम डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस, वो सभी आपको हेल्प करेगा। तो आप हो सके तो क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स जरूर बनाइएगा हर एक टॉपिक का लेकर के। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ये आपका क्वेश्चन जो है फॉर्मेटिव और समेटिव से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं क्या इसमें से करेक्ट होगा। पहला है, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। Assignments need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety and practice. Formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson. While all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. So I hope कि आपने right answer इसका सोच लिया होगा। सही स्टेटमेंट दोनों जो है फॉर्मेटिव के बारे में या समेटिव के बारे में क्या होता है। फॉर्मेटिव के बारे में ऑप्शन डी विल बी राइट। ये कह रहे हैं कि वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, बहुत सारे जो फॉर्मेटिव हमारे टास्क होते हैं, जैसे कि इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। तो जब भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो ये फॉर्मेटिव है। कुछ हमारे टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ हमारे असेसमेंट में भी हम यूज करते हैं। तो वही असेसमेंट फॉर लर्निंग की ये बात कर रहा है। और इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी हम यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस की बात की जाती है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है या ऑनगोइंग है कोई भी एक्टिविटी जो आपके प्रोसेस की बात करे, प्रक्रिया की बात करे, वो आपका फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब आप कोई चीज निर्माण कर रहे हैं जहां पे आप फीडबैक देने का काम करते हैं, या हम सिंपली लर्निंग को क्या करते हैं, वहां पे लर्निंग को वी इम्प्रूव। ठीक है, हम इम्प्रूवमेंट की बात फॉर्मेटिव में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। अब ये क्वेश्चन आपका रोल ऑफ होम लैंग्वेज से है, या हम जिसको मल्टीलिंगुअलिज्म के सेंस में भी देखते हैं। मदर टंग का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज किस तरह से हम कर सकते हैं? तो चार ऑप्शन है। मदर टंग को ज्यादा यूज करवाएंगे, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, और गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो मदर टंग का प्रभाव कम कब होगा? कई बार आप देखते हैं कि मदर टंग का प्रभाव कम करना जरूरी होता है। कई बार आप देखते हैं कि जब भी हम टारगेट भाषा को यूज करते हैं, जो विद्यालय में जो भाषा है, जो विद्यालय में लक्ष्य भाषा सिखाई जा रही है, कई बार हमारी लक्ष्य भाषा में हमारा मदर टंग का प्रभाव, कई बार आप देखते हैं बोली में या एक्सेंट में वो प्रभाव आता है। तो इस चीज को कई बार कम करना जरूरी होता है, और कम करने के लिए ये चीज जरूरी है कि हम बच्चों को इनपुट्स दें। बहुत सारे हम उनको क्लू दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं ग्रेडेड तरीके से। ग्रेडेड मतलब कि मैटर को सिंपल करते हुए हम कोई भी चीज सिखाएंगे। यहाँ पे जो ग्रेडेड वर्ड है, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। हमेशा हमें ग्रेडेड तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही आया हुआ प्रश्न है, और डिफरेंट तरह के आपको इसके आंसर दिखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका हमारा सर्टेन आंसर है वो होगा फ्रांस एंड ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली 1970s के करीब डेल हाइमिस ने दिया, और डेल हाइमिस बहुत सारी बातें कहते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली जहां पे मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई एम राइटिंग सम वर्ड्स जो आपको ध्यान रखना है। मीनिंग हो गया, या कॉन्टेक्स्ट, कई बार एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं संदर्भ या स्थिति के अनुसार सिखाना।
हम यहाँ पे लैंग्वेज के यूज पे फोकस करते हैं, हम भाषा के यूज पे फोकस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे फोकस जो है वो फंक्शन पे किया जाता है, ठीक है। एरर्स को क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। एरर्स को हम कोशिश करते हैं कि उसको हम जितना हो सके बच्चों को मौके दे कि वो खुद से सुधार करे। करेक्ट तुरंत तुरंत नहीं किया जाता, ड्रिल और बहुत रिपीटिशन यहाँ नहीं होता है। तो ये कम्युनिकेटिव है, सबसे लेटेस्ट अप्रोच है, और यहाँ पे फ्लुएंसी ज़्यादा ज़रूरी होती है, एज वेल एज एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, बट एक्यूरेसी से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे प्रवीणता होती है, फ्लुएंसी होती है। 4 तरह की हमारी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज होती है। एक होती है आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, स्ट्रैटेजिक हो गया, या फिर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान कम्युनिकेटिव अप्रोच में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन। अगर हम इवैल्यूएशन के संदर्भ में बात करें तो कम्युनिकेटिव बेसिकली किस चीज पे मोस्टली फोकस करता है, तो आपको थोड़े से पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पे देख लेने हैं। अभी तक हमने बहुत सारे कीवर्ड्स डिस्कस किए, तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली लचीलापन है, प्रवीणता है, प्रवाहमयता इसमें होती है। कंटेंट की रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप पढ़ाएंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एवरी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव ऑप्शंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एवरी भी है। तो जहां पे भी ईच या एवरी या एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस तरह के जो भी आपके वर्ड होते हैं हमेशा इनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है कि हम हर एक की बात कर रहे हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर। नेक्स्ट पे आते हैं, अलॉट ऑफ पाइस डैश डिसअपियर्ड। अलॉट ऑफ पाइस, अब देखिए यहाँ पे अलॉट ऑफ पाइस की बात हो रही है, हैज होगा, हैव होगा, वेंट होगा या वॉज होगा। सो यहाँ पे अलॉट ऑफ के साथ हमारी 2 कंडीशन होती है। अगर अलॉट ऑफ के साथ, मान लीजिए मैंने अलॉट ऑफ लिखा, अगर प्लूरल मेरा नाउन है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर इसके साथ सिंगुलर मेरी नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा आंसर भी सिंगुलर में होगा। यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब अग्री होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लूरल में है तो हम आंसर भी क्या लगाएंगे, हैव डिसअपियर्ड लगाएंगे। सो बी हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू डैश विलिंग टू अपोलोजाइज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नीदर ऑफ द टू के साथ क्या आएगा, वॉज, वर, बी या हैव। सो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो। देखिए इसमें भी है, 2 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं नीदर ऑफ आ गया। इसी तरह ईदर ऑफ आ जाएगा, ईदर ऑफ या एवरी, अभी मैंने जो बताया है ना, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वॉज, ठीक है, वॉज विलिंग टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर इडियम का मीनिंग क्या है, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, टू प्लान, टू लिसन केयरफुली और टू इम्प्रूव। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो विदाउट एनी प्रिपरेशन हम करते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। एक इडियम और आता है जिसको कहते हैं कट द कॉर्नर्स। आपने जरूर सुना होगा, मुझे से एक इडियम और याद आ रहा है, कट द कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या होता है, कट द कॉर्नर्स का मतलब है कि जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम को करने की कोशिश करते हैं जहाँ मेहनत नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कट द कॉर्नर्स। और प्ले इट बाय ईयर का मतलब है कि विदाउट एनी स्पेशल प्रिपरेशन कोई चीज़ करना। तो थोड़ा बहुत सिमिलर ये दोनों आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड। चाइल्ड का फोनेटिक सिंबल बताना है। अच्छा, मैंने फोनेटिक सिंबल का ऑलरेडी क्लास लिया है, आई होप आपने आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मेक श्योर दैट यू वॉच फॉर फोनेटिक सिंबल। बोर्ड पे मैंने एक वीडियो बनाया है शॉर्ट में, ठीक है। तो तब तक इसका आंसर आप सोच सकते हैं। चाइल्ड में च आ रहा है तो चाइल्ड इस तरह से हम लिखते हैं, तो च के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा।
आई का साउंड आ रहा है, चाइल्ड, तो यहां पे ए और आई ये वाला आपका डिप्थोंग आएगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्रिज कंटेन्स विच टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे ब्रिज में कौन सा कॉन्सोनेंट है, तो जब हम यहाँ पे ब्रिज बोलते हैं तो ब्रिज में आप देखेंगे ज का साउंड, ठीक है, ब्रिज, तो ब्रिज में ज साउंड जो है जिसको हम इस तरह से कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना, ये हमारे एफ्रिकेट होते हैं। तो इंग्लिश में एफ्रिकेट की संख्या 2 होती है, एक आपका च और एक ज, ठीक है, तो च के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और ज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो 2 आपके एफ्रिकेट्स हैं, ब्रिज में ज का साउंड है। स्टॉप्स जिनको हम प्लोसिव भी बोलते हैं, तो प्लोसिव्स की संख्या 6 होती है, फ्रिकेटिव्स की संख्या 9 होती है, नेजल्स की संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, एम, एन और ये वाला जो सिंबल आपका होता है इंग वाला, 3 आपके नेजल्स हैं। बाकी इसकी मैंने कल क्लास ली है, उस वीडियो को आप देख लेना इफ यू वांट मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्लोसिव्स है, प्लोसिव्स जिनको स्टॉप्स भी बोला जाता है ना, जैसे कौन कौन से हैं, पी, बी, टी, डी, के, जी, ये आपके 6 प्लोसिव्स होते हैं। ओके, फ्रिकेटिव्स है, ये सारे आपके फ्रिकेटिव सिंबल्स हैं, नेजल्स हो गए, है ना, तो ये सब है। ओके, एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ साउंड डज द लेटर वाई इन येलो रिप्रेजेंट। जो वाई आपका साउंड होता है ये क्या है, स्टॉप है, अप्रोक्सीमेंट है, फ्रिकेटिव है या नेजल है। सो जो आपका वाई साउंड होता है इसका सिंबल क्या होता है, जे होता है, ठीक है। जे जो है य के लिए हम यूज करते हैं और ये बेसिकली आपके अप्रोक्सीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो देखा जाए तो देयर आर 2 अप्रोक्सीमेंट्स मोस्टली जो आपके ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक आपका जे वाला यानी आपका य वाला सिंबल हो गया, ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है कई बारी इसमें आर भी आता है ना। एक आपका वैसे डब्ल्यू हो गया जो ज्यादा कॉमन पूछा जाता है, कई बारी इसमें लिटरल में आर पूछा जाता है जो लिटरल आपका लिटरल साउंड होता है। कई बारी एल आता है, कई बारी आर आता है, तो एल जो है इसको हम लिटरल बोलते हैं, ठीक है। ये भी कई बार अप्रोक्सीमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 2 ऑप्शन में आ रहा है तो 2 लगाएंगे, 4 आ रहा है तो आप 4 भी लगाते हो। कई बारी क्वेश्चन में 4 भी पूछे गए क्योंकि ये भी आपके अप्रोक्सीमेंट की ही टाइप होते हैं। इनको हम सेमी वॉवल भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी वॉवल्स, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू, आर, जे या फिर एल भी होता है जिसको लिटरल बोला जाता है, ठीक। इसको ग्लाइडिंग कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं और सेमी वॉवल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स द फ्रंट ऑफ द टंग मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द हार्ड पैलेट। अब ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये बेसिकली आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से आया है ना। जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हम करते हैं वहां से आपके क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे हमारा साउंड होगा, पैलेटल है, वेलर है, अवेलर है या लेबियोडेंटल है। सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका मैं पार्ट 2 में इस वीडियो को कल मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़िए क्योंकि इसका मैं ये जो साउंड्स हैं इसको इजी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक इसका क्या क्या है। तो बेसिकली ये आपके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है कि कोई भी साउंड जो है वो कौन से आर्टिकुलेशन से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकुलेशन का मतलब बेसिकली होता है कि ये टंग से प्रोड्यूस हो रही है या ये टीथ के कॉम्बिनेशन से, टीथ से वॉइस जो कॉन्सोनेंट है वो आ रहा है या लिप के थ्रू आ रहा है। तो आर्टिकुलेशन क्या है और उसका प्लेस क्या है, ठीक है। तो जब हम पैलेटल साउंड की बात करते हैं तो पैलेटल बेसिकली जो आपका टंग प्लस जो हार्ड पार्ट है, हमारे जो माउथ का रूफ है यानी जो ऊपरी हिस्सा है उसका हार्ड पार्ट टच होके जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे च च। तो जब हम च बोलते हैं तो आप देखेंगे आपका टंग और जो हार्ड पार्ट है वो टच होगा। इसी तरह से वेलर साउंड है, ये काफी आपके पेपर में भी आया हुआ है।
तो वेलर साउंड में बेसिकली बैक ऑफ द टंग और जो सॉफ्ट पार्ट है हमारे माउथ का, रूफ का जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे ग क, तो जब आप क ग बोलते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेटल में आता है वेलर साउंड। फिर आपका अवेलर साउंड जो हो गया, ये आपका टंग है जो कि अपर फ्रंट टीथ से मिलके जिसकी जो एयर फ्लो है वो होता है, और कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो त द न होता है। बोल के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको होगी। लेब्यूडेंटल क्या हो गया, जहाँ पे आपका जो साउंड है वो लिप और आपके टीथ से हो रहा है, तो लिप और टीथ के कॉम्बिनेशन से जो साउंड बन रहा है, ठीक है, बॉटम लिप से और अपर टीथ जो आपका है, ठीक है, तो लेब्योडेंटल है। जैसे व फ इस तरह से, तो ये आपके कुछ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बताना है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा। एक वर्ड एक आपको ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दी गई है, तो ये ब के लिए हो गया, ठीक है, ब, ठीक है, और ये साउंड क्या होता है, ये ए के लिए होता है, ये वाला, जैसे कि कैट, रैट, बैट, इसमें ए वाला साउंड है, तो ये बै हो गया, बै, और टी और एल है तो बैटल, आंसर बन गया बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजीज। एलिजी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कर देना, मैं सीधा आंसर पे आऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये होता है कि आप पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट आंसर जो आप है वो सुन सकते हैं मतलब। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एलिजी की क्या होती है कि स्ट्रिक्ट राइम और मीटर ये फॉलो नहीं करता, ये कैरेक्टरिस्टिक सोनेट की है, ठीक है, ये सोनेट्स में होता है, एलिजी में नहीं होता है। कोई भी स्ट्रिक्ट राइम नहीं होती, राइम स्कीम नहीं है, ए बी सी डी ये सब नहीं है। और हिस्टोरिकल इवेंट की बात हम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली लेमेंट की बात करते हैं, तो इसको बेसिकली फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। आई और वी आपको ज्यादा दिखेगा इस तरह की पोम में, और एलिजी जो है वो लेमेंट कविता है जो किसी न किसी ऐसे इंसान के लिए लिखी जाती है जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो लेमेंट फॉर द डेड इसको कहा जाता है। सॉरोफुल और बहुत ज़्यादा मॉर्नफुल तरह की ये कविता है ना, बहुत ग्लूमी या सैड कविता इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रिक्ट मीटर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइनल 2 लाइन्स इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की जो फाइनल 2 लाइन्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेक्सपियरियन सोनेट की स्कीम क्या होती है। तो शेक्सपियरियन सोनेट को हम एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी और जी। तो आप देखेंगे इसमें आपके 3 स्टैंजा होते हैं, ये आप देख रहे हैं 3 स्टैंजा। कितने स्टैंजा है, 3 स्टैंजा। और आपका एक जो ये जी और जी देख रहे हैं 2 लाइन का, ये कपलेट होता है, ठीक है, कपलेट यानी दोहा। और हर स्टैंजा में कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइन्स। जैसे ए बी में कितनी लाइनें, 4 लाइनें, सी डी में भी 4 लाइनें। तो 3 स्टैंजा और एक कपलेट होता है। कपलेट में 2 लाइनें होती हैं और हर एक स्टैंजा में 4 लाइनें होती हैं। तो ये आपका 14 लाइन की पोएम बन गई। तो सोनेट बेसिकली 14 लाइन की कविता होती है जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसमें जो आपका लास्ट लाइन होता है ना, जो कपलेट है, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ट्विस्ट या रेजोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। मतलब कविता के शुरुआत में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, कविता के एंड में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। इसी तरह इटालियन सोनेट जो होता है उसमें जो आप देखते हैं सी डी सी जो आपका लाइन है, सी डी ई, ये वाली जो आपकी लास्ट की जो आपका सेस्टेट होता है, इसको सेस्टेट बोलते हैं। सेम सेस्टेट का भी काम होता है रेजोल्यूशन को देना या किसी जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्यूशन उसका देना बेसिकली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मेडिवल ड्रामा इन द अर्ली मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में जब हम बात करें तो मेडिवल ड्रामा का मेन पर्पस क्या था।
मेडिवल ड्रामा से आपका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है रिसेंट और इम्पॉर्टेंट है। मेन जो पर्पस था मिडिवल ड्रामा का, वो आप देखेंगे कि चर्च में मेन जो प्लेस था वो चर्च हुआ करते थे। चर्च वगैरह में इस तरह का ड्रामा होता था और उनका मेन काम क्या था, टू एक्सप्लेन रिलीजियस टीचिंग टू एन इलिटरेट पॉपुलेशन, यानी लोगों को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टीचिंग देना। उनको हम रिलीजियस चीज़ों को ज़्यादा मतलब सिखाने पे फोकस मेडिवल एरा में किया जाता था। और मेन जो वहाँ पे प्लेस हुआ करते थे वो चर्च हुआ करते थे। चर्च वगैरह में ये सब जो ड्रामा है वो परफॉर्म होता था। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा बी। ओके, बाकी ड्रामा आपको पता होगा, ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको हम ड्रैन बोलते हैं, और ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, या फिर एक्शन भी इसको बोला जाता है। तो कुछ भी इसमें से आपका पूछा जा सकता है। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ड्रैन, जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। और ड्रामा एक ऐसी स्टोरी है जिसको कि हम परफॉर्म करते हैं इन द फ्रंट ऑफ स्पेक्टेटर्स। जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर है, उनके सामने ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है, जो एक्टर्स करते हैं। ठीक है, और ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं, प्ले राइट। इस तरह से आपका आता है, तो प्ले राइट कहा जाता है जो ड्रामा को लिखता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ अ ड्रामा। ड्रामा का सेंट्रल आइडिया या मैसेज क्या होता है, प्लॉट, थीम, कैरेक्टर या डायलॉग। तो ये सारे आपके ड्रामा के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे ही ड्रामा के एलिमेंट्स में आते हैं। और अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इसको थीम कहा जाता है कि ड्रामा जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, ड्रामा जो है वो आपका मॉर्नफुल है या वो बहुत हैप्पी है, तो उसका थीम बेसिकली क्या होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना है आपको करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल बेसिकली मूड बताने का काम करते हैं और डिपेंड करता है सेंटेंस में कि वाक्य का मूड क्या है, उस हिसाब से हम मॉडल वर्ब को वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे वाई डिड यू स्टे इन अ होटल व्हेन यू विजिटेड ब्रिस्टॉल, यू डैश हैव स्टेड विद अस। अब यू डैश हैव स्टेड में आप देखेंगे पास्ट फॉर्म में बात हो रही है। यहाँ पे वाई डिड यू स्टे, ये पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। और यू क्या लिखेंगे हम, यू कुड हैव स्टेड विद अस। ठीक है, आंसर आ जाएगा कुड। नेक्स्ट पे आते हैं, माई फादर डैश नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स सो ही बोरोड फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी। तो माई फादर कुड नॉट अफोर्ड, इसमें भी हम किसके साथ जाएंगे, कुड। तो बेसिकली पास्ट एबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं उस केस में हम कुड यूज करते हैं। और जो कैन है, बहुत सारे मल्टीपल इसके पर्पस होते हैं। हम परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं। हम कैन का यूज बेसिकली एबिलिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं। कुड का यूज हम किसी को रिक्वेस्ट करना है बहुत पोलाइटली, तो हम कुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मस्ट जो है वो नेसेसिटी के सेंस में हम यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज करते हैं। शुड का यूज हम सजेशन या भाव देने के सेंस में करते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन यूज मॉडल ऑक्सिलरीज। इट डिपेंड्स कि वाक्य में क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, माई फादर इज माई फ्रेंड इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हु बिलीव्स इन डैश। अब राइट जो इडियम है जो फिट आएगा इस सेंटेंस में वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है कि फाइटिंग टूथ एंड नेल, कॉलिंग अ स्पेड, ड्राइव्स द लास्ट नेल इनटू द कॉफिन, या फिर लविंग हिज एनिमी। तो राइट इसमें क्या है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोल देने वाला, या जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्लंट कोई इंसान है, कोई बहुत फ्रेंडली है, चाहे किसी को बुरा लगे बट वो बोल देता है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कॉलिंग अ स्पेड। बेसिकली स्पेड क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो कुदाल जो हम यूज करते हैं वो स्पेड होता है। तो किसी चीज को वही चीज बोलना, कॉलिंग अ स्पेड, यानी घुमा फिरा के बात नहीं हो रही है ना। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ब्लंट अपनी बातों में आप हैं, ऑनेस्ट है,
उस केस में हम इस इडियम को यूज करते हैं। फाइटिंग टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि अपनी पूरी जान लगा देना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ड्राइव्स द लास्ट नेल इनटू द कॉफिन का मतलब होता है कि आप कोई चीज कर रहे हैं बट उसका परिणाम जो है वो बहुत नेगेटिव है, आपको पता है कि उसका परिणाम नेगेटिव आने वाला है, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियोज। अभी आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आई विल नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन, समझेंगे। पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है। पोर्टफोलियो आपका इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है और पोर्टफोलियो से प्रश्न आते भी हैं। कई बार टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोर्टफोलियो का टाइप नहीं है। ठीक है, तो आपने ज़रूर वो क्वेश्चन किया होगा। तो इसमें 21 क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके देख लो एक बार। देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म में पोर्टफोलियो समझें तो बेसिकली स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। स्टूडेंट के जितने भी अच्छे अच्छे काम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके काम को कलेक्ट करना पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पोर्टफोलियो की डेफिनेशन है। बिल्कुल ठीक है, जितने भी बच्चे के काम होते हैं, अब वो काम कोई भी हो सकता है, उसने अच्छा मॉडल बनाया, अच्छा टेस्ट लिया था, उसने चार्ट बनाया था, व्हाटएवर ही डिड, he or she did, तो we collect all those work together over a period of time. ठीक है, making child select his or her work to put in the portfolio, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है टीचर ये बनाए, स्टूडेंट भी बनाते हैं। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, देखो सारे वर्क नहीं होते हैं, है ना, तो बी नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए सी डी, जो भी वर्क है वो स्पेसिफिक रीजन के थ्रू हम रखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही वर्क रखेंगे, हम वही वर्क बच्चे के पोर्टफोलियो में रखते हैं जो उसका उत्कृष्ट है, जो अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनी इवैल्यूएशन पर्पस। और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक क्लासरूम सिचुएशन में होते हैं, व्हेन वी कंडक्ट anything or when we talk about a process in teaching, तो we follow some order। ठीक है, अब वो order क्या है? सबसे पहले आपने जरूर ये देखा होगा, इस तरह से अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो टेस्ट ही होता है ना। हम पहले टेस्ट की बात करते हैं। आपने टेस्ट लिया, टेस्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। पहले आप टेस्ट लोगे तभी आप मेजरमेंट करोगे ना, कि मेजरमेंट बेसिकली जो नंबर की बात करें, क्वांटिटी की बात करता है, जिसको हम नंबर में और ग्रेड में हम देख सकते हैं, मेजरमेंट है, मापन। उसके बाद मापन के बाद क्या करते हैं, असेस करते हैं। अब आप आए दिन रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट करते रहते हैं। असेसमेंट में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे चेकलिस्ट, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और ये क्वेश्चनर, क्विजेस, असेसमेंट कर रहे हैं। टेस्ट भी ले लेते हैं हम, FA1, FA2, FA3, FA4। फिर क्या करते हैं, लास्ट में इवैल्यूएशन एट द एंड हम करते हैं, जो हम ग्रेड देने का काम कर रहे हैं, पूरा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आंसर बना फर्स्ट। ये एक आपका बेसिकली प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इन लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोच लीजिए क्या होना चाहिए। ग्रेडेशन मतलब होता है कि मैटर को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, किसी भी मैटर को सरल बनाना। और प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में आपके ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग दो चीजें आती हैं, तो ये दो चीजें याद रखना, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। ग्रुप करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा, सीक्वेंसिंग लैंग्वेज मटेरियल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर टू डिफिकल्टी। इस वजह से ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं। मतलब आप इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, आप नोन टू अननोन की तरफ ही जाएंगे। पहले डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ाते हैं ग्रेडेशन में। ठीक है, हम ग्रुपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ग्रुपिंग से काम नहीं चलेगा, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सबसे एप्ट है। एप्ट इसलिए क्यों, यहाँ पे एप्ट ये क्यों है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग बोथ
आर द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न है CLT रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। CLT में बेसिकली शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो कौन से अप्रोच में शिफ्ट हमें देखने को मिलता है? तो अ शिफ्ट फ्रॉम स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग टू टीचर सेंटर्ड नहीं होगा। CLT में हम शिफ्ट किस चीज का करेंगे? पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कभी भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं सिखाएंगे, हमेशा हम प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मीनिंग की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लुएंसी की, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटेंसी, फ्लुएंसी, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे फंक्शन की बात जब करते हैं वो भी आपके प्रोसेस में आता है। यानी आपका ध्यान रिजल्ट पे ना होकर के इस चीज पे है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बच्चों का नीड्स एनालिसिस यहाँ बहुत ज्यादा किया जाता है, उनके जरूरतों के अनुसार हम पढ़ाते हैं CLT में, तो प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू ऑफ टेस्टिंग इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा इसमें से नहीं है ट्रू? तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर सोचिए क्या होना चाहिए, कौन सा नहीं है। टेस्टिंग में बात हो रही है, हम CLT की बात करते हैं तो एक तो एरर को टॉलरेट करना चाहिए, ये हमने देख लिया। हमेशा एरर्स तुरंत करेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी ड्रिल पे या फिर रिपीट पे या फिर स्ट्रक्चर पे, हैबिट पे बहुत ज्यादा फोकस इन पे नहीं किया जाता। फॉर्मल या फॉर्म, ये सब वर्ड आ जाएंगे, सारे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे भी देखो लिखा हुआ है कि नॉट कंप्लीटली ट्रू, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि इंटीग्रेटिव टेस्ट तो होता है, इंटीग्रेटिव मतलब इंटीग्रेट तरीके से, एकीकरण तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। सारे स्किल्स को हम फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्पीकिंग पे फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीच होता है, वो हमें पता है, लेकिन वी ऑल्सो कंसिडर अदर स्किल्स टू। ये नहीं है कि अदर स्किल को नहीं सिखाया जाएगा। एक्यूरेसी इज नॉट इवेल्युएटेड, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लुएंसी, प्रवीणता, इसके साथ साथ सटीकता, जो एक्यूरेसी है, ये दोनों जरूरी है। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी में आप फ्लुएंसी हमेशा लगाएंगे, एक्यूरेसी गलत हो जाएगा। कम जरूरी एक्यूरेसी को माना जाता है, लेकिन फोकस दोनों पे करेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि कंप्लीटली ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद हिज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स डैश प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट। अब इज प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग, हैव प्रिपेयरिंग या हैज, तो ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है, टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई भी आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया ये, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया जो उसके हेड्स हैं, हिज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तो 2 सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, अगर यहाँ पे ये वर्ड है, या फिर अलोंग विद हो, इसके जगह अगर अलोंग विद होता या ओनली विद होता, या इसका होता बिसाइड्स, या फिर अकम्पनीड बाय, या फिर होता यहाँ पे एज वेल एज, तो आंसर हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ऑलवेज। हमें से कोई मतलब नहीं है कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से होगा। तो आंसर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी आपका पहला सब्जेक्ट होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, योर आंसर विल बी इन सिंगुलर। इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, योर आंसर विल बी इन प्लूरल, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहाँ फोकस किया जाता है? CLT में फोकस किया जाता है। इसमें क्या चीजें शामिल होंगी? तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में हम वोकैबुलरी से लेकर के, हम यहाँ वोकैबुलरी, ग्रामर, लैंग्वेज स्किल्स, सभी चीजों पे फोकस करते हैं, एज वेल एज यूज, कम्युनिकेशन। तो आंसर हो जाएगा बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज, ग्रामर पे फोकस भी हो रहा है, और एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज,
ओके, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। बेसिकली ये प्रैग्मेटिक्स की बात कर रहा है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच को भी हम फॉलो करते हैं, तो बोथ विल बी राइट। ठीक है। द मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का मेन एम क्या होता है? तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली आपका फॉर्मेटिव का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। और यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग का बेसिक एम होता है टू रेक्टिफाई, है ना, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि समाधान करना। तो मेन काम होता है कि जो समस्या है पता लगाना, डायग्नोस करना, तो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट का पार्ट है जो बेस होता है रेमेडी का, लेकिन उसको दूर करना, रेक्टिफाई करना रेमेडी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, रेमेडियल टीचिंग बेसिकली आपका कैसा टीचिंग होता है? सिस्टमैटिक होता है। ये सिस्टमैटिक है, ये आपका स्ट्रैटेजिक है, इसमें हम एक्शन रिसर्च भी कर सकते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका सिस्टमैटिक है। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे और अदर वर्ड्स रेमेडी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। रेमेडियल टीचिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, तो मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे हम किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति कर देते हैं, तो क्षतिपूर्ति जो होता है, इसको इंग्लिश टर्म आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी सिस्टमैटिक याद रखना, स्ट्रैटेजिक याद रखना, एक्शन रिसर्च और प्लान बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी, है ना, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ को हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट है द क्राई वेंट हाई एट नाइट, द एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा? सो द क्राई वेंट हाई एट नाइट। अब आप देखेंगे सिमिली, जहाँ पे हम लाइक और एज का यूज करके कंपेयर करते हैं। मेटाफर में बेसिकली हम इम्प्लाइड तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, इम्प्लाइड सिमिली हो गया। एलिट्रेशन, जहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर रिपीट हो रहे हैं, वर्ड के इनिशियली शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट्स हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो आपका आंसर होगा एलिट्रेशन। और अगर आपके वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स पे, वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, नॉट वॉवल, साउंड्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखेंगे क्राई, हाई, नाइट, यहाँ पे आप देखेंगे सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एसेनेंस है, जिसको हम वोकेलिक राइम भी बोलते हैं। ठीक है, वोकेलिक राइम है, एसेनेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओ विजडम व्हाई डिड यू ब्लेस मी ऑल द टाइम। इजी है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए? पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर या सिमिली? तो सिंपल है, विजडम की बात हो रही है। विजडम को हमने क्या किया है, यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि व्हाई डिड यू ब्लेस मी। अब विजडम ब्लेस नहीं कर सकता, बट हमने ऐसी चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया है जो नॉन लिविंग है। तो पर्सोनिफिकेशन बेसिकली जब आप ह्यूमन ट्रेट दे देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट CLT। फटाफट देखेंगे CLT के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो हम कर चुके हैं, टारगेट लैंग्वेज को एक्सक्लूसिवली यहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज को यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ग्रामर इज इंडक्टिवली टॉट, ये भी ठीक है कि ग्रामर को कैसे पढ़ाया जा रहा है, इंडक्टिवली। ठीक है, बच्चे खुद के क्या बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, खोज कर रहे हैं, डिस्कवरी से सीख रहे हैं। नॉट ओनली एक्यूरेसी बट फ्लुएंसी इज इवेल्युएटेड। ठीक है, हमने देखा कि फ्लुएंसी एक्यूरेसी बोथ आर इंपॉर्टेंट। यहां ऑप्शन डी गलत है। मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म्स पे फोकस नहीं करेंगे। यहां पे आ गया ना, फॉर्म आ गया, नेगेटिव है। मास्टरी, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ड्रिल, रिपीटिशन, ये सब आपके बड़े ही नेगेटिव से वर्ड है, इनको हम CLT में फोकस ज्यादा नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट कौन सा नहीं है? फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग
एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में समझते हैं। अगर कोई पर्सन मल्टीलिंगुअल है, पॉलीग्लॉट है, बहुत ज़्यादा भाषाओं को ज्ञान रखता है, तो उसका ज़रूर कल्चर के प्रति भी एक जो टॉलरेंस है जो बढ़ता है। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि वो साइंस में दिलचस्पी लेने लग जाएगा तुरंत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है वो, लेकिन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? इंटीग्रेटिव एंड कंटेंट लेवल, लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रैटेजिक लेवल, अफेक्टिव लेवल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो अगर हम कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि बिल्कुल स्ट्रैटेजिक डिस्कोर्स होता है, लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स होता है, हम भावनात्मक तरीके जो है उनकी भी बात करते हैं। इंटरपर्सनल भी है क्योंकि हम अनेक व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, हम भाषा यूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे। तो आंसर हम सभी के साथ जाएंगे। इंटीग्रेटिव लेवल भी है, कंटेंट पे भी फोकस रहेगा। कंटेंट मतलब आपका टॉपिक क्या है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक पे फोकस नहीं करेंगे, अपने कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे जो हमें पढ़ाना है, सिखाना है। तो वी विल गो विद ऑल ऑप्शंस, ओके। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम बिल्कुल हो सकता है, पीयर आपस में सीख सकते हैं रेमेडी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। डाइवर्साइड एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं डिफरेंट, वो भी यूज कर सकते हैं हम रेमेडी में, लेकिन हम वो चीज नहीं पढ़ाते हैं जो हमने तुरंत पढ़ाया है। तो इसमें याद रखना कि वी डोंट टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स। ये नहीं होता कि जो हमने आज पढ़ाया हम उसी को टेस्ट करेंगे या वही दोबारा से रीटीच करेंगे। हम वो चीजें पढ़ाते हैं जो बच्चों ने नहीं सीखी या जो उनको नहीं आती है, ठीक है, तभी हम उस पर रेमेडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट है 35 सीक्स टू स्ट्रेंथन द बेसिक ऑफ लर्निंग, असिस्ट स्टूडेंट्स इन ओवरकमिंग द लर्निंग चैलेंजेस। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होगा, रिवॉर्ड स्कीम, क्लियर एंड कॉन्क्रीट गोल्स या सपोर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पे हम उन बच्चों को असिस्ट करते हैं जिनको प्रॉब्लम है, या जब हम रेमेडी करते हैं तो हम यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो इसको हम IEP बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, IEP, जो हम रेमेडी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो वी यूज ऑन दोज स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टीज इन एनी पार्ट ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। तो उनपे हम इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है? तो ड्रामा हमने देखा कि केवल रिटन वर्ड्स नहीं है, केवल कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी विच इज परफॉर्म्ड और एक्टेड आउट बाय कैरेक्टर्स। बेसिकली कैरेक्टर्स हैं जो उसको एक्ट कर रहे हैं। सो सी हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट है इन टीचिंग क्लास मल्टीलिंगुअलिज्म अराइज। मल्टीलिंगुअलिज्म कब होगा यहाँ पे? when all the learners share a cultural language, when all the learners are able to speak several languages fluently, when all the learners share no culture language, या फिर multicultural languages को हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म वहां होगा जहां पे डिफरेंट कल्चर से आए हुए बच्चे अपनी अपनी भाषाओं को बोलते हैं, है ना। और मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी, या इसको हम इस पे याद रखना है स्ट्रैटेजी, एसेट या रिसोर्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये एक टूल भी है जिसको हम यूज करते हैं क्लासरूम में। इसका मतलब होता है कि मेकिंग लर्नर्स लैंग्वेज इन योर टीचिंग, या यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज टू टीच वेरियस सब्जेक्ट्स। याद रखना डेफिनेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब हम बच्चों की लैंग्वेज को यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है द पेट्रार्कन सोनेट राइम स्कीम। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो AB CD ये तो आपका इंग्लिश सोनेट का राइम स्कीम हो गया, शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम हो गया ये, जिसमें आप देखेंगे 3 स्टैंजा है, एक कपलेट है। जो आपका सी ऑप्शन है ABBA CDE, कई बार यहाँ पे CDC आता है। तो ये जो CDC या CDE सेम है,
और इसको हम सेस्टेट बोलते हैं। और ये जो है 8 लाइन्स का आप देखेंगे, इसको ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये आपकी बेसिकली पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट का राइम स्कीम है। तो इटालियन सोनेट में ऑक्टेव में 8 लाइन होती है, सेस्टेट में 6 लाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द टोन ऑफ एन एलिजी। एलिजी का टोन कैसा होता है? तो मेलनकॉलिक है। मेलनकॉलिक हो गया, लेमेंट टोन है, सैड है, ग्लूमी है, सॉरोफुल है, मेलनकॉलिक है, जहाँ पे बहुत हम दुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब ये प्लीज में कौन सा वर्ड है, कौन सा सिंबल आएगा? तो प्लीज हम लिखते हैं ना, प्लीज, तो ज का साउंड आता है, हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये तो आपका ज हो गया, प्लीज नहीं होता, श हो गया ये आपका जैसे प्लेजर या मेजर, तो ये जो श ज वाला साउंड है वो होता है। आंसर इसमें क्या होगा? डी। ठीक है, अगर हम इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो पी ये वाला आई आएगा और जेड आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका, ये जो आई आप देख रहे हैं लॉन्ग वॉवल है, पी एल आई और फिर जेड, इस तरह से आपका ये वाला जो सिंबल है ये आपका बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। अब इसको देखना है इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी साउंड बाकियों से अलग है। ठीक है, तो प्लीज हो गया, हमने ये देखा, यहाँ पे हमने इसका फोनेटिक भी किया अभी, पी एल आई और जेड ये था, तो इसमें जेड आ रहा है पीछे। रुपीज में भी जेड आता है, बीज में भी जेड आता है, बट इंक्रीज में एस आता है। तो इंक्रीज का साउंड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इन के हो गया RIS। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमी वॉवल। सेमी वॉवल साउंड इसमें से हमारे कौन से हो गए? सेमी वॉवल्स को हम अप्रोक्सीमेंट भी बोलते हैं, अभी हमने देखा इसको, है ना, अप्रोक्सीमेंट्स। तो यहाँ पे 2 अप्रोक्सीमेंट्स हैं, Y और W। Y का मतलब है कि जो आपका J वाला साउंड होता है ना, जो J साउंड है य के लिए, और जो आपका W है। ठीक है, बाकी ये आपके क्या हो गए? एफ्रिकेट। और ये दोनों, ये आपका थ और द के लिए होता है, ये आपके फ्रिकेटिव में आते हैं, ये आपके फ्रिकेटिव साउंड में आते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है। तो 9 में से ये 2 साउंड हो गए फ्रिकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया है? सिलेक्शन से आया है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जिसका मतलब होता है टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, और उसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हम उस वर्ड को कितनी बार यूज कर रहे हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी यही बताता है कि हाउ ऑफन अ सर्टेन आइटम और वर्ड इज यूज्ड। कोई चीज जो भी हम वर्ड सिखा रहे हैं वो कितनी बार यूज हो रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हम सिलेक्शन में ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर्स इज। एक ऐसा टेस्ट जो वही मापता है जो उसे मापना है। ठीक है, यानी कि जिस टेस्ट को मैंने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है वो अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करे। जैसे सपोज मुझे मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, यानी कि मेरा टेस्ट कैसा हो गया? वैध हो गया, वैलिड हो गया। तो वैलिडिटी बेसिकली ये है जहाँ पे उद्देश्य की पूर्ति उस टेस्ट को करनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो निष्पक्ष है, यानी व्यक्तिगत प्रभाव ना पड़े, बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इस चीज को बताता है। रिलायबिलिटी यानी कि जो स्कोर है या फिर जो मार्क्स है उसमें क्या हो? कंसिस्टेंसी हो, अंकों की समानता जो है कहाँ पे होती है? रिलायबिलिटी। अगर अंक समान आ रहे हैं, एक ही टेस्ट को मैंने अगर 5 दिन बाद कंडक्ट किया है सेम ऑडियंस पे या सेम लोगों पे या सेम पर्सन पे, तो अंक समान अगर है तो टेस्ट मेरा रिलायबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स।
पीरियोडिकली कौन सा टेस्ट होता है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं? स्टैंडर्ड यानी कि हम मानकों पे फोकस कर रहे हैं, जो भी मेरा मानक है, एक स्टैंडर्ड मार्क्स है या पीरियोडिक है, ये पीरियोडिकली हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं जिस तरह से होती हैं, तो ये एक समेटिव टेस्ट है जो बेसिकली हम एट द एंड लेते हैं। या फिर आप देखेंगे कि साल में अगर 4 FA हो रहे हैं 10-10 नंबर के, तो 40% हो गया, और हर एक FA के बाद एक समेटिव होता है, तो टोटल 2 समेटिव हो गए 30-30 मार्क्स, जिससे रिजल्ट जो है वो 100 मार्क्स का बनता है। तो साल में 2 समेटिव होता है और 4 हमारे फॉर्मेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये क्या बना, जो हम पीरियोडिकली ले रहे हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। समेटिव इज लाइक प्रोडक्ट कि एंड रिजल्ट क्या आया, एट द एंड हमने क्या अचीव किया है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, द डैश कॉम्पोनेंट ऑफ सीसी असेसमेंट टेक्स केयर ऑफ द कॉन्टिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट। अगर हम इवैल्यूएशन के कंटिन्यूअल यानी कि सततता और पीरियोडिसिटी यानी जो अभी हमने देखा कि जो वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, मिड टर्म है, एंड टर्म है, ये दोनों एस्पेक्ट क्या होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, को करिकुलर होंगे या मल्टीपल होंगे। तो ये किसको बताता है, हमारे कंटिन्यूअस को बताता है। तो जब हम सीसी की बात करते हैं जिसमें से जो सतत है और कॉम्प्रिहेंसिव यानी जो व्यापक है, तो जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है वो हमारे कंटिन्यूअल से और हमारी पीरियोडिसिटी से, दोनों से आती है, ठीक है। कंटिन्यूटी किससे आएगी, जो हम FA लेते हैं, 4 बार FA ले रहे हो आपने 10-10 मार्क्स के 2 FA लिए, फिर आपने एक क्या ले लिया, समेटिव ले लिया। तो हर 2 FA के बाद जब आप एक समेटिव लेते हैं, तो ये क्या है कि जिसमें कंटिन्यूटी भी है, पीरियोडिसिटी भी है, और इससे आपका रिजल्ट बन रहा है 100 मार्क्स का, 60 + 40। तो ये बेसिकली कंटिन्यूटी को बताता है। इसी से सततता हमारी लर्निंग में या हमारे इवैल्यूएशन में आती है। और व्यापकता क्या है, जहां पे हम शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों की बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ। मल्टीपल चॉइस आइटम से क्वेश्चन काफी आते हैं। मल्टीपल चॉइस आइटम ऑब्जेक्टिव तरह का टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट है ये, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में आता है। मल्टीपल चॉइस आइटम के कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये जो आपका होता है इसको स्टेम बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका जो दिया है, दिस इज द स्टेम, और आंसर इसमें डी होगा। ये जो आंसर है इसको हम कहते हैं की। आंसर को क्या कहा जाता है, की कहा जाता है। और जो गलत ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन ये गलत है, इसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स। तो स्टेम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक आंसर होता है जिसको की कहते हैं, और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो देयर आर पार्ट्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल बताना है, यू डैश वर्क दिस सैटरडे। अब यहां पे बताना है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो यू कैन नॉट, यू मे नॉट, यू कुड नॉट या यू नीड नॉट। तो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन में कहा जा रहा है कि यू नीड नॉट, मतलब जिसे आवश्यकता ना हो, है ना, जहां पे आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, तो नीड नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है योर मनी इज रनिंग आउट, you know you dash not waste it। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सजेशन, आपको किसी को सजेशन देना है, तो नीड, शुड, ऑलवेज हम शुड का यूज करते हैं। किसी को सुझाव दे रहे हैं हम, तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, नॉलेज ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि इस चीज का ज्ञान कि भाषा को संदर्भ में कैसे यूज किया जा रहा है। संदर्भ यानी कि किसी परिस्थिति में भाषा को कैसे यूज किया जा रहा है, इस चीज का नॉलेज क्या कहलाता है। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अगर इफ यू नो दैट हाउ टू यूज अ लैंग्वेज, मतलब अगर आपको पता है कि किस संदर्भ में, किस परिस्थिति में भाषा को आप कैसे यूज करेंगे, यानी आपके अंदर एक जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है, यानी कि जो आपका बोलचाल है उसमें प्रवीणता है कहीं ना कहीं, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी यहाँ पे कोड स्विचिंग क्या होता है,
ये आपका बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म में यूज किया जाता है जब आप दो भाषाओं को यूज करते हैं और एक लैंग्वेज से स्विच करके दूसरी लैंग्वेज पे जाना कोड स्विचिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी हिंदी में बात कर रही हूँ और मान लो मुझे मेरी रीजनल भाषा आती है और अगर मेरे घर में कोई अभी आके मुझसे कुछ पूछे और मुझे उनको आंसर करना है तो हो सकता है कि मैं अपनी रीजनल भाषा यूज़ करके अपना जो मेरा मदर टंग है मैं उसमें बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब हम भाषा में स्विच करते हैं पूरा पूरा, जैसे एक लैंग्वेज बोला, एक सेंटेंस बोला मैंने हिंदी में, दूसरा सेंटेंस हो सकता है मैं इंग्लिश में बोल दूँ पूरा, तो इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। एंड यहाँ पे वी हैव डन 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड कोई भी फीडबैक होता है इन केस एनीथिंग इफ़ यू वांट टू गिव मी, तो फील फ्री टू गिव मी। आप मुझे अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे जो मैराथन सेशंस हमारे होने वाले हैं वो इसी तरह से हमारे इसी क्रम में होंगे। और अगर आप इसी तरह से वीडियो चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में तो लेट मी नो इन कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जितना आप शेयर करोगे तो मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए क्लासेस लाऊंगी। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ सेशन और यू वांट लाइव। ठीक है, तो वो मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।